मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही मेरे ससुर ने मुझे और मेरे पति को हनीमून के लिए शिमला भेज दिया था, जबकि मेरे पति अभी हनीमून के लिए जाना नहीं चाहते थे। मगर मेरे ससुर ने हम दोनों को ज़बरदस्ती हनीमून के लिए भेज दिया था। मेरे सास ससुर और मेरे दो देवर अलग घर में रहा करते थे और मुझे और मेरे पति को शादी पर उन्होंने एक अलग घर दिया था। मेरे ससुर का मानना था कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक है, इसलिए उन्होंने शादी के वक्त ही मेरे पति को अलग कर दिया था। मैं खुशी से हवाओं में उड़ रही थी, क्योंकि मैं तो कभी शहर से बाहर तक नहीं गई थी और ना ही हम इतने अमीर थे। वो तो किस्मत से मेरा रिश्ता इस घर में हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया था। मेरे पति कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्हें कारोबार की फिक्र सताई जा रही थी, लेकिन अपने बाबा के सामने वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि सब कुछ मेरे ससुर का था। इसलिए वो मेरे साथ शिमला के लिए निकल गए। 15 दिन पलक झपकते ही गुजर गए थे। शादी के शुरू के दिन ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे की संगत में वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन एक बात कुछ अजीब थी कि मेरे पति का रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा सा लगता था। मैंने जब वजह पूछी तो वो यही कहते थे कि मेरे कारोबार का बहुत नुकसान हो रहा है, और ये बात मुझे समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे ससुर सब कुछ देखने के लिए मौजूद थे। फिर मेरे पति को किस बात की फिक्र थी? अक्सर उनका फ़ोन आता तो वो कमरे से बाहर निकल जाते थे, मेरे सामने बात भी नहीं करते थे। बस इस तरह 15 दिन गुजरे और हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि इतनी जल्दी ये खूबसूरत दिन ख़त्म हो जाए, लेकिन वापसी का टिकट भी पहले से ही बुक हो चुका था। हम हवाई जहाज़ में बैठे तो मेरे पति ने थकान से आंखें बंद कर ली। न जाने वो किन ख्यालों में खोए रहते थे। मुझे तो लगता था कि उनका दिल और ध्यान ऑफिस में ही रहता है। अभी भी उनके चेहरे पर बहुत से अजीब भाव थे। मैं खामोशी से कुछ देर के लिए बैठी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें मुझ पर जमी हों। मैं नई दुल्हन थी, हाथों में मेरी चूड़ियाँ थीं, चेहरे पर लाली और जेवरात भी पहने रखे थे। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और फिर यहाँ वहाँ देखा तो मेरी नज़र दूर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी। वो मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे बहुत घबराहट हुई। मैंने अपने पति की तरफ देखा, जो अभी भी आंखें बंद करके बैठे थे। पहले मैंने सोचा कि अपने पति को उठाकर उस आदमी के बारे में बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा मेरे पति क्या सोचेंगे। अभी हमारी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए मुझे अपने पति के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मुझे डर था कि कहीं वो उससे झगड़ा करने ना चले जाएं। मैंने खुद ही ये सोचकर अपनी नज़रें फेर ली। मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाया और फिर खुद अपनी आंखें बंद कर ली। खैर, हवाई जहाज़ लैंड हुआ और मैं अपने पति का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से निकल आई। घर पहुंचकर मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती थी और किसी गैर मर्द का खुद पर यह नज़र डालना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगली सुबह मेरी माँ का फ़ोन आया। वो कहने लगी, वापस आ गई हो तो माँ से मिलने भी आ जाओ, तुम तो ससुराल जाकर हमें भूल ही गई हो। मैं अपना सामान खोलने के लिए बैठी थी। माँ की नाराज़गी सुनकर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और अपने पति से कहा कि मुझे मेरी माँ के पास छोड़ आइए। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मेरी बात सुनते ही वो फ़ौरन खड़े हुए और कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं हैरान थी कि वो एकदम से कैसे मेरी बात मान गई। खैर, ये बात मेरे लिए खुशी की थी। मैं झटपट से तैयार हो गई और उनके साथ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकली तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने एक नज़र अपने पति पे डाली तो उनकी नज़र सड़क पर थी, और फिर मैंने खिड़की से दूसरी नज़र उस आदमी पर डाली जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। उसे देखकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने सोचा कि अपने पति को बता दूँ, पर ऐसी कोई बात बताकर मैं अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई। मेरे पति ने मुझे माँ के घर पर छोड़ दिया था और रात को लेने के लिए आने को कहा था। मेरे पास सारा दिन था। मैं अपनी माँ के गले लग गई और उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। शाम को छोटी बहन के साथ छत पर पहुंची तो एक बार फिर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो आदमी मेरी माँ के घर के बाहर ही मौजूद था और मैं ये बात अच्छी तरह से जान गई थी कि वो मेरा ही पीछा कर रहा है। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। पता नहीं वो क्या चाहता था, क्यों मेरे पीछे पड़ा था। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। पहली बार मैंने उसे फ्लाइट में ही देखा था। मैंने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर मैं नीचे चली गई। मेरा सारा ध्यान उस आदमी की तरफ ही अटक गया था। मैंने अपनी माँ से भी कोई ढंग से बात नहीं की थी। माँ कहने लगी, अमीरों के घरों में ब्याह कर क्या गई हो?
तुम तो हमें मुंह तक नहीं लगा रही हो। बाबा कहने लगे, बच्ची थक गई होगी, इतने लंबे सफ़र से आई है। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया था। रात को मेरा पति मुझे लेने आया तो मैं अपने घर वापस लौट आई। घर में जाते वक्त मैंने पलट कर देखा तो वो आदमी तब भी मेरे पीछे ही था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये बात किसको बताऊं। पति को बताने की मुझे हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि कुछ दिन ऐसे ही गुजार कर देखती हूँ, क्या पता ये खुद ही चला जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगले ही दिन मेरी सास का फ़ोन आया। वो मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं ड्राइवर के साथ घर से निकली तो वो आदमी तब भी मेरे पीछे ही था। सास के घर जाकर भी मुझे सुकून नहीं आया था। मेरे ससुर ने मेरी बेचैनी को महसूस किया था तो वो पूछने लगे, कोई बात है क्या? लेकिन मैंने नहीं में सर हिला दिया था। फिर यहाँ वहाँ की बातें होने लगी। ससुर पूछने लगे कि शिमला से क्या सामान लाई हो। मैंने कहा, मैंने अभी तक सामान खोल के ही नहीं देखा। मैं अपनी माँ के घर चली गई थी और आज यहाँ आ गई हूँ। उन्होंने सर हिलाया और कहने लगे, कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे कह सकती हो। उनकी बात सुनकर मैं कुछ घबरा गई थी। ऐसा लगा कि जैसे वो मेरा चेहरा पढ़ रहे हों। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर अपनी नज़रें चुरा ली और फिर ऐसे ही कुछ वक्त गुजार कर मैं वहाँ से घर चली आई। रात को बेचैनी से मुझे नींद भी नहीं आई थी। मैं करवटें ही बदलती रही और फिर आधी रात को मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी तब भी मेरी खिड़की के बाहर ही खड़ा था। अब तो मेरी जान ही निकलने लगी थी। न जाने वो क्यों दिन रात मेरा पीछा कर रहा था कि इतने में मेरे पति भी उठकर मेरे पास आए और कहने लगे, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्यों खड़ी हो? मैंने सोचा कि मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूं। मुझे डर भी लग रहा था और फिर मैंने अपने पति को फ्लाइट से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। तब वो एकदम से गुस्सा हो गए और कहने लगे, मुझे तो यकीन है तुम्ही ने कुछ ऐसा किया होगा कि वो आदमी तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ तक चला आया और दिन रात घर के दरवाजे पर खड़ा है। अपने पति की बात सुनकर मेरी कदमों तले जमीन ही निकल गई थी। बजाय इसके कि वो मेरी मुश्किल समझता, मेरी मदद करता, वो मुझे ही कसूरवार ठहरा रहा था। मैंने नहीं में सर हिलाया और अपने पति से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मेरा पति कमीनी सी हंसी हंसा और कहने लगा, मैंने तो बाबा को पहले ही कहा था कि इतने गरीब घर की लड़की लाने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा पैसा क्या देखेगी, पागल होने लगेगी। और देखो मेरी बात सच साबित हो गई। तुम्हें पैसे वाला पति मिला तो तुमने पुराने आशिक को भी साथ लगा लिया। तुम हो ही बदचलन। मैं तो तुम्हें पहले से ही जान गया था। अपने पति की सोच जानकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आया कि वो मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं। क्या इसलिए वो मुझसे खिंचे खिंचे से थे? क्या ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी? मेरा पति मुझे बातें सुनाकर वापस जाकर सो गया था और मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये क्या मुसीबत आ गई थी? मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद मुझे अपने पति का ऐसा रूप देखने को मिलेगा। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं भगवान के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो आदमी कौन था और क्यों मेरे पीछे पड़ा था, मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ज़रूर उजड़ सकती थी। मेरे माँ बाप कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बड़ी मुश्किल से मेरा इतनी अच्छी जगह रिश्ता हुआ था। मुझे क्या पता था कि ये रिश्ता मेरे सास ससुर की मर्जी से हुआ है और मेरे पति की मर्जी इसमें शामिल नहीं है। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकल गए, मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रही। शाम को जब वो वापस आए तब भी उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं की थी। खुद ही मेरा सामान खोलकर न जाने क्या ढूंढने लगे थे। मैंने जानना चाहा तो मुझे बाहर धकेल दिया और कहने लगे, दूर हट जाओ। मेरा सारा सामान उन्होंने इधर उधर फेंक दिया था। सारा सामान फैलाने के बाद मेरे पति गुस्से से बाहर निकल गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मेरे चरित्र पर शक हो गया हो। वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढना चाह रहे थे जिसके जरिए वो मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल सकें। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। मेरा किसी से कोई संबंध भी नहीं था। फिर काफ़ी देर के बाद मेरे पति वापस आए। उनका मूड तब भी ठीक नहीं था। मैं अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देख रही थी। जिस अंदाज से उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हर चीज़ को तोड़ फोड़ के रख देंगे। शायद मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। कुछ देर तक मैंने कमरे में इंतज़ार भी किया, लेकिन मेरे पति ऊपर नहीं आए और नीचे हॉल में ही बैठ गए थे। मैं परेशानी में खिड़की पर पहुंची तो मेरी जान ही निकल गई थी।
क्योंकि वही व्यक्ति घर में आ रहा था। उसे देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। उसका हमारे घर में आने के पीछे क्या मकसद है, यही सोचकर मैं जल्दी से अपने कमरे से निकली और तेजी से हॉल में पहुंची थी। लेकिन जब तक वो मेरे पति से कोई बात कर चुका था और मेरा पति उसे गुस्से से देख रहा था। जैसे ही मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जोर से खींचा और उस आदमी की तरफ धकेल कर कहने लगा, जाओ ले जाओ इस बदचलन को, इसी के लिए तुम यहाँ तक आए थे ना। ये मेरे किसी भी काम की नहीं है। मुझे ऐसी बदचलन पत्नी नहीं चाहिए। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने कहा, मोहित, ऊपर वाले के लिए ऐसी बात ना करें। मैं इस व्यक्ति को जानती भी नहीं हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मोहित को मुझ पर रहम नहीं आया। वो कहने लगा, तुम्हारा इसके साथ कोई संबंध जरूर है, तभी तो ये तुम्हारा नाम लेकर यहाँ तक आ गया, वरना किसी गैर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी लड़की के लिए उसके पति के सामने आवाज़ उठाए। जाओ, दफा हो जाओ। मेरे पति ने मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। आधी रात को मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया था। उस आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी में धकेला और गाड़ी चला दी। मैंने गुस्से में उससे कहा कि दरवाज़ा खोलो और मुझे जाने दो, लेकिन वो तो जैसे बहरा हो गया था। मैं अब तक नहीं समझ पाई थी कि वो कौन है और मुझसे आखिर चाहता क्या है। मेरे पति ने क्यों मुझ पर भरोसा नहीं किया था। उस आदमी ने पता नहीं मेरे पति से ऐसा क्या कहा था कि मेरे पति ने आधी रात को ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने मुझे आधी रात के अंधेरे में एक पागल खाने के सामने उतारा था। मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि वो मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। वो मुझे खींचता हुआ अंदर ले गया। वहाँ पर एक कमरा था जिसमें लाल रंग की लाइट जल रही थी, और उस लाल कमरे में ले जाकर उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए। और फिर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब उसने एक करंट वाली मशीन मेरे जिस्म से लगाई और एक हल्का सा झटका मुझे दिया था। मेरा सारा जिस्म कांप उठा था। वो कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। और फिर उसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, तुम बहुत ही ढीठ हो, लेकिन याद रखना, हम तुमसे सच उगलवा कर ही रहेंगे। मैंने कहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहने लगा, शिमला एयरपोर्ट पर तुम्हारे बैग में गलती से मेरा एक सामान आ गया था, बस मुझे वही चाहिए। मैंने उसे बताया कि मैंने तो अपना सामान खोला ही नहीं था, बल्कि मेरा सामान तो मेरे पति ने गुस्से में इधर उधर फेंक दिया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसमें तुम्हारा कुछ सामान था या नहीं। ये सुनकर वो गुस्से से कहने लगा कि तुम्हारे पति को भी मेरा सामान नहीं मिला, तुमने ही उसे कहीं आगे पीछे किया है। जैसी तुम नजर आती हो वैसी हरगिज नहीं हो। उस आदमी की बात पर मैं हैरान रह गई थी। उसे कैसे पता था कि मेरे पति को मेरे सामान में क्या मिला है और क्या नहीं। और जब यही सवाल मैंने उससे किया तो जो जवाब उसने मुझे दिया वो सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कहने लगा कि मैंने पहले तुम्हारे पति से अपना सामान मांगा था, लेकिन उसे वो सामान नहीं मिला है। उसकी हर बात मेरी समझ से बाहर थी। पहले उस आदमी का मेरा पीछा करना, मुझ पर नजर रखना, और अब ये कहना कि मेरे पति से उसकी बात हो चुकी है। मैंने कहा, तो मुझे ठीक तरह से बताओ कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो और किस सामान की बात कर रहे हो, और मेरे सामान में तुम्हारी कोई चीज़ कैसे आई। फिर उसने मुझे बताया कि वो कौन है और किस सामान की बात कर रहा है। सच इतना भयानक था कि जिसे सुनकर मेरा यकीन करना भी मुश्किल था। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। उस आदमी ने कहा कि वो मेरे पति का कज़न है और वो और मेरा पति मिलकर दोनों यहाँ हीरो का स्मगलिंग करते हैं। जब मेरा पति मुझे हनीमून के लिए लेकर गया तो वहाँ उसने कुछ कीमती हीरे भी स्मगलिंग के लिए लिए थे और उन्हें मेरे सामान में छुपा दिया था, ताकि अगर पकड़ी भी जाऊँ तो मैं ही पकड़ी जाऊँ। और अब वो दोनों उन्हीं हीरो को ढूंढ रहे थे। वो करोड़ों की कीमत के हीरे हैं और उनका मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरे पति खुलकर सामने आना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह शादी करके पत्नी को बाहर ले जाया करता था। मैं अपनी पत्नी की पहली पत्नी नहीं थी, बल्कि वो 3 शादियाँ पहले भी कर चुका था, और एक बार स्मगलिंग कराने के बाद उसने उनसे तलाक भी ले लिया था। इसलिए अभी भी उसने अपने कज़न का सहारा लिया। मेरे ससुर ने जानबूझकर मुझे अपनी बहू बनाया था, क्योंकि मैं गरीब घर से थी। अगर पकड़ी भी जाती तो मुझे कोई बचाने नहीं आता। असल में मेरे ससुर का यही कारोबार था। बेटा और बाप दोनों मिलकर स्मगलिंग का काम किया करते थे और मुझे शादी के नाम पर मुहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। अब मुझे समझ आई थी कि शादी के अगले ही दिन मेरे ससुर ने मोहब्बत से मेरे हाथ में हनीमून की टिकट क्यों पकड़ाए थे। दरअसल वो तो मेरे जरिए हीरे की स्मगलिंग करना चाहते थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मुझे उन हीरो के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
मैंने तो किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाया था, इसलिए वो जहाँ कहीं भी रखे गए थे वहीं से ही मिलने चाहिए थे। लेकिन वो आदमी कह रहा था कि अब वो हीरे मेरे सामान में मौजूद नहीं है। वो कहने लगा, तुम्हारे सामान में एक छोटा सा लाल रंग का डब्बा था, उसी के अंदर तुम्हारे पति ने वो हीरे छुपाए थे, लेकिन अब वो डिब्बा तुम्हारे सामान में नहीं है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वो लाल रंग का डब्बा तो मैंने अपनी बहन के लिए खरीदा था। उसके अंदर एक घड़ी थी। मुझे क्या पता था कि मेरे पति ने उस घड़ी के डब्बे में कपड़े के नीचे ही हीरे छुपाए हैं। जब मोहित को ढूंढने पर वो हीरे नहीं मिले तो उसने अपने कज़न से कहा कि वो मुझे यहाँ से ले आए और मुझसे सच उगलवाए। मेरे घर वाले मेरे बारे में कुछ पता भी करते तो मैं ही बदनाम साबित होती। अब मैं सारा सच जान गई थी, लेकिन मैं अगर ये बात उस आदमी को बता देती तो मुझे यकीन था कि वो मुझे वहीं पर ही मारकर चला जाता। मैंने कुछ ना पता होने की एक्टिंग की और इसे यही कहा कि मुझे नहीं पता कि वो हीरे कहाँ हैं। और फिर मैंने बड़ी चालाकी से ये कहकर उस आदमी के दिल में शक डाल दिया कि कहीं मेरे पति ने तुम्हें धोखा तो नहीं दिया, क्योंकि मेरा सामान मेरे पति ने ही खोला था। हो सकता है उसे हीरे मिल गए हों और वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना देना चाहता हो। मेरी बात सुनकर वो आदमी वाकई में शक में पड़ गया था, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं जानती, और ये बात वाकई में सच भी थी। मैंने उसका शक बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कह दिया कि मेरे पति और ससुर फ़ोन पर बात कर रहे थे कि वो दोनों किसी से हीरो को बेचने की बात कर रहे थे। ये सुनकर उस आदमी ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगा कि तुम सच कह रही हो। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वो गुस्से से लाल हो गया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे जाने दो, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। अब तो तुम्हारा कज़न भी मुझे नहीं अपनाएगा, वो मुझे छोड़ देगा। हम गरीब लोग हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। उसने नहीं में सर हिला दिया और कहने लगा, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारा पति मुझसे धोखा करेगा, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले ही था। मैंने उस आदमी से कहा कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मेरे बाबा पुलिस में रिपोर्ट ज़रूर करवाएंगे। पुलिस तुम लोगों के पीछे लगेगी और फिर बहुत सी दिक्कत पैदा होंगी। लेकिन अगर मैं वापस गई तो मेरे घर वाले भी खामोश रहेंगे और ये बात बाहर भी नहीं जाएगी। ये कहकर मैं चुप हो गई थी तो वो सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोचते हुए उसने मुझे आज़ाद कर दिया था। मैं वापस अपने मायके पहुंच गई थी। मेरे माँ बाप मुझे देखकर हैरान रह गए थे। मैंने बहुत सोच समझकर अपने माँ बाप को सारी बात बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो हीरे मैंने गलती से छोटी बहन को दिए हैं। मेरे बाबा ने खुद ही मेरे पति से मेरी तलाक करवा दी थी। मेरा पति ये सुनकर हक्का बक्का रह गया कि उसके कज़न ने मुझे छोड़ दिया है। इस बात को अभी 4 ही दिन गुजरे थे कि फिर मुझे पता चला कि किसी ने मेरे पति को गोली से मार दिया है और मेरे ससुर को इस सदमे से हार्ट अटैक हो गया। मैं जानती थी कि ये काम किसने किया होगा, लेकिन मेरा खामोश रहना ही बेहतर था। और फिर जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चल गया कि मेरे पति की कज़िन ने ही उसे मारा था। अब वो भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया था। सारे मुजरिम खुद ब खुद अपनी अंजाम तक पहुंच गए थे। मैंने अपनी बहन से पूछा कि वो घड़ी कहाँ है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी। तब वो अलमारी से वो डिब्बा निकाल कर ले आई। मैंने जल्दी से उस घड़ी के डिब्बे का कपड़ा हटाया तो मेरी आंखें चमक उठी थी। वहाँ हीरे चमक रहे थे। मैंने चुपके से उन हीरों को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उन हीरों का असल हकदार कौन था मैं नहीं जानती, लेकिन अब वो हीरे मेरे पास थे। इन हीरों को बेचकर हमारी किस्मत बदल सकती थी, लेकिन मैंने सुन रखा था कि इस तरह के हीरे खुलेआम नहीं बेचे जाते। आप लोग मुझे बताइए कि मैंने ठीक किया या गलत, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो तो सही नहीं था। फिर ये हीरे मैं किसे देती? शायद मैं इसकी असल हकदार थी, क्योंकि अगर मैं पकड़ी जाती तो मुझे ना जाने कितनी बड़ी सज़ा मिलती और मेरे असल मुजरिम फरार हो जाते। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।